वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट टू गोल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ठोस अवस्था फुल चैप्टर इन वन वीडियो। मतलब ठोस अवस्था का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में। इसमें पूरा 100% कम्प्लीटली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस चैप्टर की आपकी एक भी हेडिंग नहीं छूटेंगी। ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, ये हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलिए फर्स्ट हेडिंग देखते हैं। द्रव्य या पदार्थ, ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती हैं। मतलब द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, ये अब जैसे ये मान लीजिए पेन है, तो ब्रह्मांड का कोई भी अवयव, अब ये स्थान भी घेर रहा है और इसका एक द्रव्यमान भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। मतलब ये एक स्थान भी घेर रहा है और इसमें एक द्रव्यमान भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। अब द्रव्य की अवस्थाएं, मतलब जो द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं वो चार होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था जिसे कहते हैं सॉलिड स्टेट। नंबर 2 द्रव्य अवस्था जिसे कहते हैं लिक्विड स्टेट। तीसरी गैस अवस्था जिसे कहते हैं गैस स्टेट। और जो चौथी हमारी है वो है प्लाज्मा। ठीक है, आइए आगे। अब ठोसों का वर्गीकरण, ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। मतलब जो हमारे ठोस होते हैं वो निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। मतलब एक होता हमारा क्रिस्टलीय ठोस, एक होता अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस हमारा क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनमें उनके घटक कण तीनों विमाओं में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनमें दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है तथा इनका गलनांक निश्चित व स्पष्ट होता है। मतलब कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस हमारे क्या होते हैं कि मतलब अब जैसे मान लीजिए ये हमारे घटक कण हैं, ये तो ये क्या होते हैं, मतलब ये देखिए ये क्या होते हैं, मतलब जो घटक कण होते हैं ये तीनों विमाओं में मतलब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मतलब अब जैसे ये है, ये एक मतलब निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये मतलब इनका एक निश्चित क्रम होता है कि ऐसे ये बैठेंगे। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ठोस जिनकी ज्यामिति का मतलब होता आकृति निश्चित होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब ये इसकी छोटी परिभाषा है। अगर मान लीजिए 3 नंबर में आती है तो ये वाली आप लिखेंगे, 2 नंबर में आती है तो भी यही वाली लिखेंगे, अगर 1 नंबर में आती है तो आप ये वाली लिख देंगे। यहाँ पर 2 परिभाषाएं हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, NaCl, KCl, हीरा, ग्रेफाइट आदि, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं हमारे। ऐसे ठोस जिनमें उनके घटक कण तीनों विमाओं में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसमें लघु परिसर व्यवस्था होती है तथा इनका गलनांक अनिश्चित तथा अस्पष्ट होता है। मतलब अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं कि इनमें जो घटक कण होते हैं वो तीनों विमाओं में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये घटक कण है, तो अब इनके जो घटक कण होते हैं वो तीनों विमाओं में मतलब इनका कोई क्रम निश्चित नहीं होता है कि ये किधर रहें। ठीक है, तो इनका जो क्रम होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, और
इनमें जो होती है लघु परिसर व्यवस्था होती है, और जो इनका गलनांक होता है वो अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। ठीक, अब इसकी अगली परिभाषा देखते हैं। ऐसे ठोस जिनकी ज्यामिति अनिश्चित, ज्यामिति का मतलब होता है आकृति, अनिश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अगर मान लीजिए जिसकी ज्यामिति, ठोसों की ज्यामिति तो निश्चित होती है, लेकिन जो ठोस नहीं होते हैं उनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, जैसे रबड़। ठीक है, तो अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कांच, मोम, रबड़, अरमक, प्लास्टिक, स्टार्च। अब जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की कोई ज्यामिति अनिश्चित नहीं होती है, और जो इनके घटक कण होते हैं वो तीनों विमाओं में एक निश्चित क्रम के रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए 3 नंबर में आती है परिभाषा क्रिस्टलीय ठोस की, क्योंकि ये हेडिंग इम्पोर्टेंट है तो आप ऊपर वाली लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 नंबर में आती है, छोटी सी 1 नंबर में आती है, पूछ रहा क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा दीजिए 1 नंबर में, तो आपको ये छोटी वाली लिख लेना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और एग्जाम्पल लिख देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट है, वास्तव में एक अक्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः द्रव या गैस होती है। मतलब जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं या तो ये द्रव होगी या तो गैस होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आयनिक ठोस क्या होते हैं हमारे? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके क्रिस्टल आयन धन आयन व ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, इनमें आयन परस्पर स्थिर वैद्युत बल द्वारा जुड़े होते हैं तथा इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हमारे आयनिक ठोस होते हैं वो धन आयनों तथा ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि Na पॉजिटिव आयन, Cl निगेटिव आयन। अब जैसे ये है तो ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, तो क्या होगा कि जो हमारे आयनिक ठोस होते हैं वो धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं। अब जैसे Na के ऊपर प्लस है, पॉजिटिव आयन, तो ये प्लस Cl में चला जाता है, और जिसका निगेटिव आयन इसमें चला तो ये क्या होगा, माइनस प्लस से कैंसिल, तो NaCl हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे आयनिक ठोस होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अब जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया। अब KCl के देखते हैं। अब जैसे ये हो गया K पॉजिटिव आयन हो गया, Cl निगेटिव आयन, क्योंकि ये धन आयनों तथा ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब जैसे आगे देखते हैं, MgO, ZnO, ये सब क्या आयनिक ठोस है, ये धन आयनों तथा ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं, और जो इनके आयनों के मध्य जो बल रहता है उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। ये स्थिर वैद्युत बल द्वारा जुड़े रहते हैं, और इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो उच्च होता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग देखते हैं, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होते हैं? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी क्रिस्टल जालक धातुओं के गुणों को प्रदर्शित करते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। इनमें धात्विक बंध पाया जाता है, इनका गलनांक व क्वथनांक भी उच्च होता है। मतलब हमारे धात्विक ठोस क्या होते हैं, मतलब ये धातुओं के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं। और जो इनके मतलब धातुओं में जो बंध पाया जाता है उसे हम धात्विक बंध कहते हैं, और जो इनका गलनांक व क्वथनांक होता है वो भी उच्च होता है। ठीक है, अब जैसे सभी धातुएं पारा को छोड़कर। क्यों पारा को छोड़कर? क्योंकि पारा में करंट प्रवाहित नहीं होता है। मतलब जितनी धातुएं हैं सभी धातुएं, लेकिन पारा को छोड़कर, क्योंकि पारा एक लिक्विड होता है, उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि पारे में करंट प्रवाहित
नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नोट है, ठीक है, नोट 10 का नोट नहीं, नोट है। धात्विक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिससे इसमें विद्युत का चालन होता है, अर्थात ये विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब जो हमारे धात्विक ठोस होते हैं जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो फ्री होते हैं चक्कर लगाने के लिए, और इसमें जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाएंगे तभी तो उसमें विद्युत का चालन होगा, अर्थात ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, एक एक इसमें एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं परमाणुवीय या सहसंयोजी ठोस। देखिए, इसे परमाणुवीय ठोस भी कहते हैं और सहसंयोजी ठोस भी कहते हैं। अगर परमाणुवीय ठोस आ जाए तो भी वही, अगर सहसंयोजी ठोस आ जाए तो भी वही है। और सहसंयोजी ठोस को नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, अभी आगे आपको मिलेगा। ठीक है, ये दे नोट में आपको आगे मिलेगा। देखते हैं, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके क्रिस्टल जालक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं परमाणुवीय ठोस कहलाते हैं। इनमें परमाणु परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। अब मतलब परमाणुवीय या सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं? मतलब जो इनके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टल जालक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो इनके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्रिस्टल जालक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो परमाणुओं से मिलकर बने होंगे उन्हें ही हम परमाणुवीय ठोस कहेंगे। और जो इनका बंध पाया जाता है वो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जो इनके परमाणु होते हैं छोटे छोटे, वो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं और इनका जो गलनांक होता है वह क्वथनांक होता है बहुत अधिक होता है। अब जैसे देखिए हीरा 3550 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हीरो को हम 3550 डिग्री सेल्सियस देते हैं तभी ये पिघलेगा। देखिए इसका कितना अधिक है गलनांक व क्वथनांक। अब ग्रेफाइट 3500 डिग्री सेल्सियस कितना अधिक है, SiO2 ETC। ठीक है, मतलब ये इनको बहुत अधिक ताप चाहिए तब ये पिघलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आ गया, सहसंयोजी ठोस को नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अगर मान लीजिए जाए परमाणुवीय ठोस लिखिए या सहसंयोजी ठोस लिखिए, अब ये दोनों तो आपको मान लीजिए पता है। अब आ जाए कि नेटवर्क ठोस लिखिए तो आप इसको छोड़ के चले आएंगे। तो इसलिए हमने एक एक मतलब एक हेडिंग के जितने नाम है सब नाम इसमें हमने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आखिरी हेडिंग इसमें की आती है आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होते हैं पहले समझ लीजिए। आणविक ठोस जो होते हैं अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें ही हम आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके क्रिस्टल जालक अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। ये सामान्यतः द्रव या गैस होती है, इसलिए इनके अणु परस्पर दुर्बल मंडल बल द्वारा जुड़े होते हैं तथा इनके गलनांक व क्वथनांक अत्यधिक कम होते हैं। मतलब जो हमारे आणविक ठोस होते हैं ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और ये सामान्यतः द्रव या गैस होती है। मतलब जो हमारे आणविक ठोस होते हैं ये सामान्यतः द्रव या गैस होती है, इसलिए जो इनके अणुओं के मध्य जो बल होता है वो दुर्बल वांडल बल द्वारा ये जुड़े होते हैं, और जो इनका गलनांक व क्वथनांक होता है वो अत्यधिक कम होता है। ये बहुविकल्पी में भी आ सकता है कि आणविक ठोस का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है। ऑप्शन दिए रहेंगे, क्या होगा? अत्यधिक कम होता है या कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, ये है क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ये भी आ सकती है, इम्पॉर्टेंट है। अब क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ये तो तुरंत याद हो जाती है। अब देखिए नंबर 1, इसकी ज्यामिति निश्चित होती है।
अक्रिस्टलीय ठोस, इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वो हमारे अधिकतर ठोस होंगे। ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है, ठीक है, परिभाषा में हमने खुद पढ़ा है। इनमें घटक कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है, इसमें घटक कणों की लघु परिसर व्यवस्था होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, मतलब इनमें जो घटक कण होते हैं उनकी हमारी लघु परिसर व्यवस्था होती है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, इनका गलनांक निश्चित व स्पष्ट होता है। मतलब जो इनका गलनांक होता है वो निश्चित व स्पष्ट होता है कि इतने पर वो पिघलेंगे। और जो इनका गलनांक अनिश्चित तथा स्पष्ट होता है, मतलब जो इनका गलनांक होता है वो अनिश्चित होता है और अस्पष्ट होता है, ठीक है। चौथा नंबर, इनका शीतलन वक्र असतत होता है। मतलब जो इनका शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है, इनका शीतलन वक्र सतत होता है। नंबर 5 देखते हैं, इसमें विषम दैशिकता। दैशिकता का क्या मतलब होता है, अर्थ होता है दिशाओं में। मतलब दैशिकता का अर्थ होता है कि दिशाओं में। इनमें विषम दैशिकता पाई जाती है, इसमें समदैशिकता पाई जाती है। दैशिकता का मतलब भी होता है दिशाओं में, ठीक है। अब जैसे ये देखिए क्रिस्टलीय ठोस की एग्जांपल देखते हैं, NaCl, हीरा, ग्रेफाइट, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, क्रिस्टलीय ठोस के, ठीक है। अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोस की एग्जाम्पल, कांच, प्लास्टिक, रबड़, ये हमारे अक्रिस्टलीय ठोस की एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। एक नोट है, ये भी बहुविकल्पी में आ जाते हैं या 1 या 2 नंबर में आ सकते हैं कि समदैशिकता का तात्पर्य क्या है होता है, ऐसे आ जाएगा। तो आप लिखेंगे समदैशिकता का तात्पर्य कणों के भौतिक गुणों से होता है, ठीक है। जैसे विद्युत प्रतिरोध, विद्युत चालकता, ये सभी दिशा में समान होते हैं, ठीक है। अब जैसे आ जाएगा कि समदैशिकता का क्या तात्पर्य होता है, तो आपको इसको लिख देना है, ठीक है। अब आ जाए कि विषमदैशिकता का क्या तात्पर्य होता है, तो विषमदैशिकता का तात्पर्य भी कणों के भौतिक गुणों से है, जैसे विद्युत प्रतिरोध, विद्युत चालकता आदि, लेकिन इनका मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है। मतलब जो विषमदैशिकता है उसका भी तात्पर्य कणों के भौतिक गुणों से होता है। जैसे विद्युत प्रतिरोध हो गया हमारा, चालक विद्युत चालकता होती है, लेकिन जो इनका मान होता है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है, ठीक है। अगर ये बहुविकल्पी में आ जाए तो आराम से पढ़ लेना, लिख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आ गया हमारा ठोस कठोर होते हैं क्यों, मतलब जो हमारे ठोस होते हैं वो कठोर क्यों होते हैं। तो अब इसका भी सिंपल सा रीजन होगा, ठोसों में अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक बल पाया जाता है, जिसके कारण इसके कण अत्यंत पास पास होते हैं, इसलिए ठोस कठोर होते हैं। मतलब जो इनके कणों के मध्य होता है वो प्रबल अंतरा आणविक बल पाया जाता है और इनके कण जो होते हैं अत्यंत पास पास होते हैं, इसलिए हमारे ठोस कठोर होते हैं। मैं आज आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस चैप्टर के लास्ट में जो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है मैं उसको भी बताऊंगा। और आपको शॉर्टकट नोट्स अगर लेनी हो तो अगले वीडियो में शॉर्टकट नोट्स के लिए बनाऊंगा, वो 10 या 20 मिनट की वीडियो होगी, उसमें पूरा चैप्टर होगा एकदम स्पष्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न, ठोस का आयतन व आकार निश्चित होता है क्यों। मतलब जो हमारे ठोस होते हैं उनका आयतन व आकार निश्चित क्यों होता है। ठोसों में अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है तथा इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, इसलिए या इसी कारण ठोस का आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। मतलब ठोस का आयतन व आकार निश्चित इसलिए होता है क्योंकि जो इनके कणों के मध्य
प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। और जिनकी मतलब वैसे आपको पता है ठोसों की जो ज्यामिति होती है या आकृति होती है वो निश्चित होती है, ठीक है। इसलिए इसका आयतन व आकार भी निश्चित होता है, इसलिए हमारे ठोसों का आयतन व आकार निश्चित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आयनिक ठोस भंगुर प्रकृति के होते हैं क्यों? मतलब जो हमारे आयनिक ठोस होते हैं वो भंगुर प्रकृति के क्यों होते हैं? आयनिक ठोस धन आयनों तथा ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं जिनमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन ये ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, इसलिए भंगुर प्रकृति के होते हैं। मतलब वो तो हमने आपको बता दिया था कि आयनिक ठोस धन आयनों तथा ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें इसमें क्या होता है प्रबल आकर्षण बल भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो ध्रुवीय विलायक होते हैं, मतलब जो हमारा ध्रुवीय विलायक होता है आयनिक ठोस उसमें घुलनशील होते हैं, इसलिए ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात। आगे देखते हैं। जैसे ये है आयनिक ठोस ठोस अवस्था में कुचालक तथा गलित या जलीय अवस्था में सुचालक होते हैं क्यों? मतलब जो हमारे आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में कुचालक तथा गलित या जलीय अवस्था में सुचालक होते हैं क्यों? क्या रीजन है? तो ठोस अवस्था में आयनिक ठोस के आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं उत्पन्न हो पाते हैं, ठीक है। इसलिए ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं, लेकिन गलित या जलीय अवस्था में इनके आयनों के मध्य लगने वाला प्रबल आकर्षण बल टूट जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए गलित या जलीय अवस्था में ये सुचालक होते हैं। मतलब जो हमारे आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में मतलब जो उनके आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिससे जो इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाते, इसलिए ये ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। आयनिक ठोस की बात कर रहे हैं। और जो हमारे आयनिक ठोस होते हैं वो गलित या जलीय अवस्था में इनके जो आयनों के मध्य जो मतलब इनके आयनों के मध्य लगने वाला जो प्रबल आकर्षण बल है वो टूट जाता है गलित या जलीय अवस्था में, ठीक है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए ये गलित या जलीय अवस्था में ये सुचालक होते हैं। समझ में आई बात? अब आपकी अगली हेडिंग है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? हमारे एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर घटक कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक में घटक कणों को बिंदु से निरूपित करते हैं, जिन्हें जालक बिंदु कहते हैं। मतलब अब देखिए एक्स वाई जेड तीनों अक्षों को अगर हम घटक कणों को व्यवस्थित करने से जो हमारी जटिल संरचना बनती है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में जब हम ये घटक कण है, ठीक है, घटक कणों को व्यवस्थित करने से जो हमारी जटिल संरचना बनती है उसे ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसमें जो घटक कणों को हम इसमें बिंदुओं से निरूपित करते हैं जिन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है। मतलब घटक कणों को इसको हम बिंदुओं से निरूपित करते हैं और बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हेडिंग है। एकक कोष्टिका या इकाई सेल, एकक कोष्टिका कह लीजिए या इकाई सेल कह लीजिए, यूनिट सेल भी इसे कहते हैं। यूनिट सेल क्रिस्टल जालक में पाई जाने वाली पुनरावृत्ति इकाइयों को इकाई सेल कहते हैं। मतलब जो हमारा क्रिस्टल जालक होता है उसमें पुनरावृत्ति इकाइयों को ही हम इकाई सेल कहते हैं। अब देखिए इसके तीन नाम है। यूनिट सेल से भी आ सकता है, इकाई सेल भी आ सकता है, एकक कोष्टिका भी आ सकता है, तो इसलिए हमने सभी हेडिंग को लिखा है, ठीक है। अब ये देखिए हमारा एकक सेल है,
ये एक भाग है। अब देखिए इसको हम पूरे इस चित्र को बनाते हैं, इसका जो पूरा चित्र है उसको बनाते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे आप पेपर में इसको बनाएंगे। तो आपको क्या करेंगे, पहले आप ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे, ये हो गया। अब आप आगे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। एक और आगे बड़ा बना देते हैं, ऐसे करेंगे। अब आप नीचे से आइए, यहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब आप आएंगे नीचे, यहीं से, तो हाँ यहीं से होगा, ऐसे आइए, ऐसे आइए, ये हो गया। अब आप फिर यहाँ से आइए, ठीक है। अब यहाँ से आइए, ऐसे हो गया, ये हो गया। अब आप नीचे आइए, एक और नीचे से बना देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से आइए आप, अब ये हो गया, फिर यहाँ से आइए, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आपको इकाई सेल कौन सा है। ये जो हमारा है, ये हमारा एकक कोष्ठिका है, ठीक है। इसे ही हम एकक कोष्ठिका कहेंगे। ये पूरे भाग को क्या कहेंगे, एकक कोष्ठिका, ठीक है। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इकाई सेल के पैरामीटर। इकाई सेल के पैरामीटर क्या होते हैं, ये भी 1-2 नंबर में आ सकते हैं, पेपर में आ जाते भी हैं, कई बार भी आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको पहले ऐसा चित्र बना देना है, XYZ 3 अक्ष बना देने हैं, और आपको लिख देना है 3 कोर या भुजा या किनारा। कोर को ही हम भुजा या किनारा कहते हैं। अब देखिए कोर मतलब ABC, ये हमारी क्या हो गई, भुजा हो गई या किनारा हो गया, ठीक है, ABC। अब 3 कोण, ये कौन से, अल्फा बीटा गामा। आपको ये चित्र बना देना है, ये दोनों पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक के प्रकार, क्रिस्टल जालक 2 प्रकार के होते हैं, मतलब जो हमारे क्रिस्टल जालक होते हैं वो निम्न 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, द्विविमीय क्रिस्टल जालक। ऐसे क्रिस्टल जालक जिसमें केवल 2 विमाएं होती हैं द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं या कहलाता है, ठीक है। मतलब जिसमें 2 विमाएं होती हैं उसे हम द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं, जैसे सरल वर्ग जालक, सरल आयत जालक। अब देखिए XY ये 2 अक्ष हैं, या ठीक है 2 विमाएं हैं, इसे ही हम कहेंगे द्विविमीय क्रिस्टल जालक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में। ये हमारी त्रिविमीय क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, ऐसे क्रिस्टल जालक जिसमें 3 विमाएं होती हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए सरल घन जालक, मतलब ऐसा जालक जिसमें 3 विमाएं होती हैं वो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहलाता है। अब जैसे आप क्या करेंगे, अब जैसे ये 3 बिंदु हैं, आप इसके नीचे ऐसे बनाएंगे और ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा त्रिविमीय जालक का पैराग्राफ है या चित्र है। अब आगे देखते हैं इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल निम्न 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सरल घन जालक या सरल घन एकक सेल जिसे हम SCC कहते हैं, और एक होता है केंद्रित घन एकक सेल। ये केंद्रित घन एकक सेल, ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। अब हम
देखते हैं कि सरल घन एकक सेल क्या होते हैं, एससीसी हमारी क्या होती है। ठीक है, तो जिस एकक सेल की जालक बिंदु इकाई केवल कोनों पर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एससीसी कहते हैं या सरल घन एकक सेल कहते हैं। इसमें प्रति एकक सेल घटक कणों की संख्या 1 होती है, मतलब इसमें प्रति एकक सेल घटक कणों की संख्या 1 होती है। अब घटक कण क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ये हमारे घटक कण हो सकते हैं। अब आप अब देखिए, ये इसका चित्र है। एससीसी का मतलब क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए बिंदुओं से निरूपित करते हैं, मतलब जिस एकक सेल की जालक बिंदु इकाई केवल घन के कोनों पर होती है, ये देखिए कोनों पर है, तो उसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। और जो इसमें घटक कणों की संख्या मतलब जेड होती है वो 1 होती है। ठीक है, जेड को हम कहेंगे घटक कणों की संख्या। अब आगे देखते हैं, केंद्रित घन एकक सेल, ऐसा एकक सेल जिसमें जालक बिंदु इकाई घन के कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी होती हैं उसे हम सीसी कहते हैं या केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। जो हमारी केंद्रित घन एकक सेल होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक काय केंद्रित घन एकक सेल। ठीक है, अब इसको देखते हैं, हम तीनों पॉइंट बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहला देखते हैं काय केंद्रित घन एकक सेल। तो काय केंद्रित घन एकक सेल हमारा क्या होता है, ऐसा एकक सेल जिसमें जालक बिंदु इकाई घन के 8 कोनों पर तथा एक घन के केंद्र पर होती हैं उसे हम बीसीसी कहलाती है। इसमें प्रति एकक सेल घटक कणों की संख्या 2 होती है। घटक कणों की संख्या को हम जेड से निरूपित करते हैं, मतलब ऐसा एकक सेल जिसमें घन के 8 कोनों के अतिरिक्त एक घन के केंद्र पर भी होती है उसे हम काय केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसके चित्र देखते हैं, यही है काय केंद्रित घन एकक सेल का चित्र। अब देखिए इसमें, ये देखिए जो हमारे बिंदु हैं ये घन के 8 कोनों पर हैं और एक घन के केंद्र पर भी है, इसे ही हम काय केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं, जिसे बीसीसी से निरूपित करते हैं। और जो बीसीसी का मतलब होता है वो होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये होता है बीसीसी का मतलब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आता है फलक केंद्रित घन एकक सेल, ये क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा एकक सेल जिसमें जालक बिंदु इकाई घन के 8 कोनों पर तथा प्रत्येक फलक के केंद्र पर होती हैं एफसीसी कहलाती है। इसमें प्रति एकक सेल घटक कणों की संख्या 4 होती है, मतलब जो हमारा फलक केंद्रित घन एकक सेल है इसे हम एफसीसी कहते हैं। और एफसीसी का जो मतलब होता है वो होता है या अर्थ होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे हम एफसीसी का मतलब फुल नेम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अत्य केंद्रित घन एकक सेल या अंत्य केंद्रित घन एकक सेल, इसे ईसीसी कहते हैं। ऐसा एकक सेल जिसमें जालक बिंदु इकाई घन के 8 कोनों पर तथा 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर होती हैं ईसीसी कहलाती है। इसमें प्रति एकक सेल घटक कणों की संख्या 2 होती है, मतलब जो हमारा ईसीसी होती है इसमें घटक कणों की संख्या 2 होती है। और इसमें जो मतलब होता है घन के 8 कोनों पर तो होते हैं लेकिन 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी होते हैं, इसे ही हम ईसीसी कहते हैं। और इसमें जो घटक कणों की संख्या जेड होती है वो 2 होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा, आगे हमारा क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र क्या होता है, फ्रेंच वैज्ञानिक ब्रेवे, ये हमारे एक वैज्ञानिक थे, के अनुसार किसी क्रिस्टल जालक में 14 प्रकार के जालक संभव हैं जो इकाई सेल के पैरामीटर के आधार पर
7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनाते हैं। मतलब इसमें जो क्रिस्टल जालक होते हैं वो 14 प्रकार के जालक संभव होते हैं और वो इकाई सेल के पैरामीटर वो जो बता चुके हैं ना, उसके आधार पर ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनाते हैं। ठीक है, अब ये एक आपकी सारणी है। इसमें से क्या होगा कि एक एक या 1-2 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारणी बहुत ही बेहतरीन है। उसमें क्या होता है, बहुत झाम होता है इधर उधर करने से। आप इसमें बस एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब जैसे इकाई सेल होता है SCC, अगर मान लीजिए पेपर में आ जाता है कि SCC में घटक कणों की संख्या क्या होती है, तो एक जेड क्या होती है हमारी घटक कणों की संख्या होती है। ठीक है, जेड हमारी घटक कणों की संख्या होती है। अब जैसे पूछ ली कि SCC में इसकी त्रिज्या कितनी होती है, तो आप लिख देंगे R बराबर A/2। अगर पूछ ली कि SCC में संकुलन क्षमता कितनी होती है, लिख देंगे आप 52%। और पूछ ले उपसंयोजन संख्या, जिसे हम समन्वय संख्या भी कहते हैं। उपसंयोजन संख्या तो कहते हैं लेकिन इसे समन्वय संख्या भी कहते हैं। तो SCC में समन्वय संख्या कितनी होती है, 6। बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है ये। और इसी प्रकार BCC के लिए भी पूछ सकता है कि घटक कणों की संख्या BCC में कितनी होती है, तो आप 2 करेंगे। और पूछ ले BCC में त्रिज्या कितनी होती है, तो R बराबर होती है √3A/4, इसकी त्रिज्या होती है। और पूछ ले कि BCC में संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो कितनी होती है, 68% होती है। और पूछ ले उपसंयोजन संख्या कितनी होती है BCC की, तो 8 होती है। ठीक है, इसी प्रकार FCC में घटक कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और FCC में त्रिज्या कितनी होती है, √2A/4 होती है। और जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% होती है। और उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या 12 होती है। ठीक है, इसी प्रकार ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन ये वाले आ सकते हैं और आते भी हैं। बहुविकल्पी में 1 या 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो हमारी हेडिंग है वो है संकुलन क्षमता, जिसे हम पैकिंग डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, या अब इसे दक्षता भी कहते हैं। मान लीजिए संकुलन क्षमता आ जाता और दक्षता, मान लीजिए संकुलन क्षमता ना आता, दक्षता आ जाता तो आपका छूट जाता, तो इसलिए दक्षता भी हमने लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में एक घटक कण के आयतन में संपूर्ण जालक के आयतन से भाग देकर 100 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब ये सूत्र है, आप सूत्र के अनुसार याद कीजिए। अब संकुलन क्षमता है घटक कण का आयतन अपान संपूर्ण जालक का आयतन गुणे 100। अब जैसे ये सूत्र है तो अब सूत्र से आप कैसे याद करेंगे, तो देखिए घटक कण के आयतन में संपूर्ण जालक के आयतन से भाग देकर 100 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। आप ऐसे सूत्र से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एपकेंद्र है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एपकेंद्र किसी निश्चित ज्यामिति के जालक में ऋण आयन के निकलने के बाद होल या रिक्तिका बनती है, जिसे एपकेंद्र कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई हमारी निश्चित ज्यामिति है, अगर उसमें से ऋण आयन के निकलने के बाद अगर होल या रिक्तिका बनती है तो इसे हम एपकेंद्र कहते हैं। जैसे NaCl का रंग क्या होता है, पीला, तो NaCl का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब KCl का रंग कैसा होता है, बैगनी, KCl का नाम क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, LiCl का रंग कैसा होता है, गुलाबी, LiCl का नाम क्या है, लिथियम क्लोराइड। ठीक है, नाम आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप सूत्र की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जरूर सूत्र बनाने की वीडियो बनाएंगे कि अब जैसे NaCl है ये सूत्र कैसे बना। ठीक है, सूत्र बनाने की वीडियो भी बनाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तब। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
अब हमारा टॉपिक है रिक्तिका तथा अंतरकाशी दोष में अंतर। ठीक है, मतलब रिक्तिका दोष तथा अंतरकाशी दोष में अंतर। तो रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, ये क्या होते हैं इसको देखते हैं। नंबर 1, यह दोष ऐनिक यौगिकों में पाया जाता है। जो हमारा मतलब रिक्तिका दोष होता है ये ऐनिक यौगिकों में पाया जाता है। और अंतरकाशी दोष, यह दोष आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, मतलब जो हमारे दोनों हैं वो आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें ताप बढ़ाने पर घटक कण अपना स्थान छोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं। मतलब अगर रिक्तिका दोष में अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो वो जो घटक कण होते हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इसमें ताप बढ़ाने पर घटक कण अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी में चले जाते हैं। अगर मान लीजिए हम अंतरकाशी दोष में घटक कणों पर ताप बढ़ाते हैं तो जो घटक कण होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी में चले जाते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट समझाऊंगा मैं आपको। इसमें तीसरा नंबर, इसमें घटक कण के स्थान छोड़ने पर होल या रिक्तिका बनती है। अगर मान लीजिए इसमें घटक कण अपना स्थान छोड़ रहे हैं तो घटक कण के स्थान छोड़ने पर होल या रिक्तिका बनती है। इसमें घटक कण के स्थान छोड़ने पर मुक्त घटक कण बनते हैं। अगर मान लीजिए इसमें घटक कण अपना स्थान छोड़ते हैं तो इसमें घटक कण के स्थान छोड़ने पर मुक्त घटक कण बनते हैं। ठीक है, अब नंबर चौथा, इसमें घनत्व घट जाता है। अगर जब इसमें मान लीजिए घटक कण अपने स्थान छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो इसका जो घनत्व है वो घट जाएगा। और इसमें घनत्व परिवर्तित रहता है, मतलब इसमें जो घटक कण होते हैं वो अपने स्थान छोड़कर बाहर तो जाते नहीं हैं, उसी में रहते हैं, तो इसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, अब ये चित्र है। अब मान लीजिए अब जैसे यहाँ पर ये घटक कण निकले तो ये बाहर चले जाएंगे, इसमें नहीं रहेंगे, तो इसका इसी वजह से इसका घनत्व जो होता है घट जाता है और उसकी स्थान पर होल या रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो इसके जो घटक कण होंगे वो अंतराकाश में चले जाते हैं। ये देखिए अंतराकाश में चले, इसे अंतराकाश कहते हैं, अंतराकाश में चले जाते हैं। तो इसी कारण इसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है, इसका घनत्व नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखिए रिक्तिका दोष का मतलब, रिक्तिका का मतलब क्या होता है? घटक कण के हटने में बना खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। मतलब अगर घटक कण है, अगर वो अपना स्थान छोड़ दे रहे हैं और हट जा रहे हैं, जो खाली स्थान बनता है उसे हम रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, अब अंतराकाशी क्या होता है? घटक कण के बीच का खाली स्थान। अब जो हमारा अंतराकाशी होता है वो घटक कणों के बीच का स्थान होता है। ठीक है, जिसे हम अंतराकाश कहते हैं या अंतराकाशी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो टॉपिक है वो है फ्रेंकल तथा साटकी दोष में अंतर। फ्रेंकल दोष क्या होता है, साटकी दोष क्या होता है, इसी में है सब। ठीक है, फ्रेंकल दोष, साटकी दोष। ठीक है, यह एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है क्योंकि ताप बढ़ाने पर घटक कण अंतराकाशी में चले जाते हैं। जो हमारा फ्रेंकल दोष होता है वो अंतराकाशी दोष होता है। और जब हम इसमें क्यों होता है? क्योंकि जब ताप बढ़ाते हैं तो जो घटक कण होते हैं वो अंतराकाशी में चले जाते हैं। फ्रेंकल दोष में भी ऐसा होता है। और साटकी दोष की बात करें तो यह एक प्रकार का रिक्तिका दोष है क्योंकि ताप बढ़ाने पर घटक कण बाहर चले जाते हैं या बाहर चला जाता है। तो जो हमारा साटकी दोष होता है वो एक प्रकार का रिक्तिका दोष होता है क्योंकि अगर हम इसमें ताप बढ़ाते हैं तो घटक कण बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इसमें आयनों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। मतलब जो हमारा फ्रेंकल दोष है इसमें आयनों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, साटकी दोष में इसमें आयनों की संख्या परिवर्तित होती है या परिवर्तित होती है या कह दीजिए घट जाती है। जब मान लीजिए बाहर चले जाएंगे तो इनकी आयनों की संख्या घट जाएगी। ठीक है, इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। मतलब जो इसमें घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहता है, मतलब घनत्व नहीं बदलता है। साटकी दोष में इसमें घनत्व घट जाता है,
जब बाहर चले जाएंगे तो घनत्व भी घट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें धन आयन छोटे व ऋण आयन बड़े आकार के होते हैं। जो मतलब इसमें धन आयन होते हैं वो छोटे तथा जो ऋण आयन होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। इसमें धन आयन व ऋण आयन दोनों का आकार समान होता है। मतलब जो हमारा साटकी दोष होता है इसमें धन आयन व ऋण आयन दोनों का आकार समान होता है। और फ्रेंकल दोष में धन आयन हमारे छोटे होते हैं और ऋण आयन बड़े आकार के होते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल AgBr, AgI, AgCl etc। अब AgBr को हम क्या कहेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। AgI को सिल्वर आयोडाइड, AgCl को सिल्वर क्लोराइड। नाम लिख लीजिए क्योंकि नाम बहुत जल्दी भूलते हैं। अब इसको देखते हैं साटकी दोष में NaCl, KCl, AgBr। अब सोडियम क्लोराइड, KCl का नाम पोटेशियम क्लोराइड, AgBr का नाम सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब होते हैं। अब देखिए एक नोट है, ये नोट AgBr में फ्रेंकल व साटकी दोनों त्रुटियां पाई जाती है। मतलब जो AgBr होता है वो फ्रेंकल दोष भी होता है और साटकी दोष भी होता है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार बहुविकल्पी में पूछा जाता है, ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली हेडिंग है वो है उपसंयोजन संख्या। ये क्या होती है? तो एक निविड संकुलित संरचना में एक कोण के निकटवर्ती मूलों की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। मतलब एक निविड संकुलित संरचना में एक कोण के जो निकटवर्ती जो मूलों की संख्या होती है उसे ही हम उपसंयोजन संख्या कहते हैं। अब ठोसों के गुण क्या होते हैं? ठोसों में निम्न दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 विद्युतीय गुण, नंबर दूसरा चुंबकीय गुण। नंबर 1, अब इसको देते हैं विद्युतीय गुण को देखते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर ठोसों को निम्न 3 भागों में बांटा गया। मतलब जो विद्युत धारा के जो प्रवाह के आधार पर हम विद्युतीय गुण, ये विद्युत धारा के आधार पर पढ़ा था, ठीक है नाम इसका। तो इसको हम 3 भागों में बांटा। नंबर 1, अब देखते हैं नंबर 1 क्या होता है? चालक, जिसे हम कहते हैं कंडक्टर। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या हो जाती है उसे हम चालक कहते हैं। इसकी चालकता का मान 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। मतलब जो हमारे चालक होते हैं, मतलब जिसमें विद्युत धारा हमारी प्रवाहित हो जाए उसे हम चालक कहते हैं। ठीक है, इनकी जो चालकता का मान होता है वो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल सभी धातुएं पारा को छोड़कर, क्योंकि पारा में जो होता है वो करंट प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अचालक। अचालक क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम अचालक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें इनकी चालकता का मान 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। मतलब जो अर्धचालक की जो चालकता का मान होता है 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ये भी बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ सकता है। और अचालक में क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, रबड़, प्लास्टिक, कांच, अभ्रक, ये सब अचालक पदार्थ होते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें चालकों तथा अचालकों के दोनों गुण पाए जाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। मतलब अर्धचालक हमारे क्या होते हैं? जिनमें चालक का भी गुण होता है और अर्ध अचालकों का भी गुण होता है, तो इसे हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, Ge,
सिलिकॉन, Si, आर्सेनिक, As, ये सब क्या होते हैं, हमारे अर्धचालक होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्या था हमारा, चुंबकीय गुण या ठोसों के चुंबकीय गुण। यही हमारा दूसरा नंबर था। चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब जो हमारे चुंबकीय गुण होते हैं उनके आधार पर ठोसों को हम 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अनुचुंबकीय पदार्थ। ये क्या होते हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकत्व ग्रहण करते हैं उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तथा इनका यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। इन पदार्थों के कणों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के हटा लेने पर इनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकत्व ग्रहण करते हैं, मतलब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबकत्व ग्रहण करते हैं, इसे ही हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो इनका यह गुण होता है वो अनुचुंबकत्व होता है। ठीक है, इन पदार्थों के जो कण होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इन पदार्थों में जो कणों होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अगर हटा लें तो इनका जो चुंबकत्व होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब इनकी एग्जाम्पल देखते हैं। Sc स्कैंडियम, Sc क्या है हमारा, स्कैंडियम। Ti टाइटेनियम, V वेनेडियम। नाम जरूर आप लिख लेना क्योंकि नाम आप भूल सकते हैं। अगर हिंदी भी लिख देंगे एग्जाम्पल में तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये क्या होते हैं, मतलब वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अति सूक्ष्म चुंबकत्व ग्रहण करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तथा इनका यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। इन पदार्थों के कणों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के हटा लेने पर इनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। मतलब अप्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि अगर ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये अति सूक्ष्म चुंबकत्व ग्रहण करते हैं जिन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, तथा इनका यह जो गुण होता है ये प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। तथा पदार्थों के कणों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तथा अगर हम बाहर चुंबकीय क्षेत्र के हटा लें तो जो इनका चुंबकत्व होता है वो नष्ट हो जाता है। अब जैसे इसकी एग्जाम्पल है NaCl, H2O, Zn, etc। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तीसरी जो हेडिंग है वो है लघु लौह चुंबकीय पदार्थ या लौह चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व ग्रहण करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा इनका यह गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है। इन पदार्थों के कण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के हटा लेने पर इनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व ग्रहण करते हैं उन्हें हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तथा इनका जो यह गुण होता है ये लौह चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, मतलब इन पदार्थों के कणों में जो होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अगर हटा लें तो जो इनका चुंबकत्व होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। Cr को क्या कहते हैं, क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Fe आयरन, Co कोबाल्ट, Ni निकिल, etc। ठीक है, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ की एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के आधार पर लौह चुंबकीय पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। इलेक्ट्रॉन के मतलब इनको 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1
प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। नंबर दूसरा लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। तो हम प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ को देखते हैं। वे पदार्थ चुंबकीय वे लौह चुंबकीय पदार्थ जिसमें डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों के आधार पर चुंबकत्व होता है लेकिन नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब वे लौह चुंबकीय पदार्थ जिनमें डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों के आधार पर चुंबकत्व होता है, मतलब डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों के आधार पर जो चुंबकत्व होता है, लेकिन जो इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है, इसलिए इसे हम प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, Mn2O3 ये इसके एग्जाम्पल हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ के। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब लघु लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ या वे लौह चुंबकीय पदार्थ जिनमें डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों के आधार पर अत्यधिक चुंबकत्व होता है लेकिन नेट चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम होता है, उसे हम लघु लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं या कहलाता है। मतलब वे लौह चुंबकीय पदार्थ जिनमें डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों के आधार पर अत्यधिक चुंबकत्व होता है। किसके? डोमेनों के चुंबकीय घूर्णों के आधार पर अत्यधिक चुंबकत्व होता है, लेकिन जो हमारा नेट चुंबकीय घूर्ण होता है वो बहुत कम होता है, इसे हम लघु लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखिए, Fe3O4 मैग्नेटाइट, ये हमारा लघु लौह चुंबकीय पदार्थ का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली कौन सी रीडिंग है? ये अब देखते हैं चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है। अब देखिए, 4 गोलों से घिरी हुई रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति तथा 6 गोलों से घिरी हुई रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। मतलब 4 गोलों से घिरी हुई रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति तथा 6 गोलों से घिरी हुई रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, ये देखिए 4 गोले हैं, 4 गोलों से घिरी हुई रिक्ति को हम क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। और 6 गोलों से घिरी हुई रिक्ति को क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर जो इसका पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पास क्या होता है कि अब जैसे 2Na, मतलब जो चतुष्फलकीय रिक्ति में क्या होता है कि इसमें ये संख्या में 2 का गुणा हो जाता है, मतलब 2 गुणे 6.023 गुणे 10⁻23 प्रति मोल यहाँ पास होता है। मतलब ये जो चारों गोलों से जो घेरा हुआ क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर इसका ये मान होता है। ठीक है, अब जैसे अष्टफलकीय रिक्ति में भी यही होता है, इसका ये मान होता है। Na बराबर होता है 6.023 गुणे 10⁻23 प्रति मोल, इसका ये मात्रक होता है। ठीक है, अब ये चतुष्फलकीय रिक्ति, ये अष्टफलकीय रिक्ति होती है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी एक नोट है। अब अणु या परमाणु या आयन में कणों की संख्या Na बराबर, मतलब अणु हो या आयन हो या परमाणु हो तो उसमें कणों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 6.023 गुणे 10⁻23 प्रति मोल। मतलब कोई अणु या परमाणु में जो आयनों की संख्या, आयनों में जो कणों की संख्या होती है वो ये होती है कितनी? 6.023 गुणे 10⁻23 प्रति मोल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अर्थात एक मोल अणु या परमाणु या आयन में 6.025 गुणे 10⁻23 कण होते हैं। ठीक है, ये हो गया। मतलब एक मोल अणु या परमाणु या आयन में 6.025 गुणे 10⁻23 कण होते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठोसों में घनत्व की गणना या एकक सेल में घनत्व की गणना के लिए सूत्र। मतलब ठोसों में घनत्व की गणना या एकक सेल में घनत्व की गणना के लिए सूत्र, ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है कि D बराबर होती है Z गुणे M अपान A³ गुणे Na। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है। देखिए पेन भी नहीं चल रहा है।
ठीक है। इसमें से हर साल एक ना एक या दो सवाल जरूर आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है। वेयर जेड बराबर होता है घटक कणों की संख्या, एम बराबर होता है तत्व का परमाणु भार या आणविक भार, ए क्यूब बराबर होता है घन की कोर या भुजा। ठीक है। एन बराबर क्या होता है अवोगार्डो संख्या जो एकदम फिक्स होती है 6.023 गुणे 10 की पावर 23 प्रति मोल। ये अवोगार्डो संख्या होती है। ये सवाल में अगर एन आ जाए तो एन के स्थान पर आपको यही मान रख देना है। ठीक है। ये एकदम फिक्स होता है। और ये जो सूत्र है आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है। ठीक है। इससे हर साल एक न एक सवाल जरूर आते हैं। ठीक है। अब आपको हम समझाते हैं कि इस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आते हैं और कैसे कैसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर से 5 या 3 5 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब या इस चैप्टर से 5 नंबर के सब प्रश्न आएंगे या इस चैप्टर से 3 नंबर के पूरे प्रश्न आएंगे। अगर 5 नंबर के आएंगे तो आपको इसमें 2 नंबर में या तो सवाल मिलेगा या तो 2 नंबर में या तो एक हेडिंग मिलेगी और एक बहुविकल्पी मिलेंगे। ठीक है। बहुविकल्पी तो जरूर आते हैं। या तो कैसे होगा, या तो इसमें आपको 4 नंबर में एक परिभाषा दे देगा। ठीक है। और एक बहुविकल्पी दे देगा। ऐसे आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। सवाल तो जरूर आते हैं, आपको ये ऑप्शन जरूर आते हैं। ठीक है। अब 3 नंबर में अगर 3 नंबर के इस चैप्टर से आते हैं तो क्या कैसे होगा, इसमें क्या होगा कि 1 नंबर का बहुविकल्पी आ जाएगा और 2 नंबर में एक सवाल आ जाएगा। ठीक है। इस चैप्टर से कुल 5 नंबर या 3 नंबर 5 नंबर या 3 नंबर के इसमें से सवाल आते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर 5 नंबर में आएगा तो 2 नंबर में एक सवाल रहेगा और 2 नंबर में एक परिभाषा रहेगी और 1 नंबर में बहुविकल्पी रहेगा। अगर ये नहीं आता, पहले तो ये आता है, लेकिन अगर ना आए तो 4 नंबर में इनकी परिभाषा रहेगी और एक बहुविकल्पी रहेंगे। अगर इस चैप्टर से 3 नंबर के आते हैं तो एक बहुविकल्पी रहेगा और 2 नंबर में एक परिभाषा रहेगी। अब आपको हम इस चैप्टर के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं कि इस चैप्टर से ये जरूर फंसेंगे। आप इनको पढ़ लेंगे जरूर से जरूर, इस चैप्टर आपका पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। अब जैसे आप देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर के। ठीक है। तो नंबर 1 पे कौन सा है, क्रिस्टलीय ठोस। नंबर दूसरा कौन है, अक्रिस्टलीय ठोस। नंबर तीसरा आयनिक ठोस। नंबर चौथा धात्विक ठोस। नंबर 5वां परमाणुवीय ठोस। नंबर 6 आणविक ठोस। नंबर 7वां क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। नंबर 8वां क्रिस्टल जालक। नंबर 9वां एकक कोष्टिका। नंबर 10वां संकुलन क्षमता। नंबर 11वां फ्रेंकल तथा साटकी दोष में अंतर। नंबर 12वां एपकेंद्र। और उसके साथ ये जो हमने प्लस करके सूत्र लिखा है ये वही वाला सूत्र है, डी बराबर जेड गुणे एम अपान ए क्यूब गुणे एन ए। ये सूत्र भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इतनी मतलब जो 12 हेडिंग थी, ये अगर आप इस चैप्टर से ये हेडिंग को पढ़ लेंगे तो आपका 100% पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगी। ये 100% गारंटी के साथ है। और जो हमने आपको बताया है इसके अलावा इस चैप्टर से और कुछ नहीं आता है। ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर से नहीं आते हैं, वो पी ब्लॉक के एलिमेंट वाले से आते हैं। ठीक है। प्लीज आपसे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि कोई भी किसी भी चैप्टर की वीडियो हम इसमें से डालें तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी सबसे बेस्ट हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 90+ पार कर जाएंगे अगर आप इसी प्रकार मेरी वीडियो देखेंगे तो। ठीक है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा उसी चैप्टर के। ठीक है। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन और सारी ट्रिकें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी सारी ट्रिकें मौजूद हैं। ठीक है। आप उनको देख सकते हैं और इंग्लिश में भी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है।
अगर आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा हो तो इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।